नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 5 दिसंबर 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मालयान जाइंट स्क्वायरल के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एमएसपी के बारे में, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स, जो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। फिर हम डिस्कस करेंगे म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में और लास्ट आर्टिकल आज का हमारा होगा साइक्लोन बुरेवी से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। उससे पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप में से कोई भी इस लेक्चर के पीडीएफ नोट चाहता है तो वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज़ डू चेक आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले आर्टिकल से, जो कि है मलायन जाइंट स्क्वायरल से रिलेटेड। रिसेंट कंटेस्ट क्या है, क्यों ये स्क्वायरल जो है वो न्यूज़ में आई हैं। देखिए क्या हुआ है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हाल फिलहाल में इसने एक स्टडी पब्लिश की है, जिस स्टडी में ये बताया गया है कि अगर एडुकेट मेजर्स नहीं लिए गए तो बाय द एंड ऑफ 2050 मालयान जाइंट स्क्वायरल की जो पॉपुलेशन है वो 90% तक डिक्लाइन कर जाएगी। तो रीसेंट कंटेस्ट ये है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब कुछ बेसिक से पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में सिचुएटेड है। ये वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1960 में। तो ये पॉइंट इसके बारे में याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस स्क्वायरल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये जो स्क्वायरल है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्क्वायरल की स्पीशीज है, ठीक है। इसकी डार्क बॉडी होती है और पेल अंडर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और इसकी एक लॉन्ग और बुजी टेल होती है। आप इसकी पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए डार्क स्किन है इसकी। अंदर से अगर इसका इनसाइड वाला जो पार्ट देखेंगे तो आपको लाइट कलर दिखाई देंगे और लॉन्ग टेल है, ठीक है। याद रखिएगा इसके बारे में कैसे दिखती है ये, ठीक है। ऑलराइट, फिर ये जो स्क्वायरल होती है ये डे टाइम में एक्टिव होती है, ठीक है, और ये क्या होती है, हार्बीवोरस होती है। ऑलराइट, इंडिया में टोटल 3 प्रकार की जाइंट स्क्वायरल पाई जाती हैं। पहली तो ये है, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, मालयान जाइंट स्क्वायरल। और उसके बाद है आपकी ग्लिजर्ड जाइंट स्क्वायरल्स एंड इंडियन जाइंट स्क्वायरल्स। ये 2 अलग स्पीशीज है जो कि इंडिया में पाई जाती हैं। इनके हैबिटेट के बारे में डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड में इनका हैबिटेट कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए जो एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये वहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। अब आप खुद ज़रा सा दिमाग लगाइए कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं ये वर्ल्ड के कौन से एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपके मन ध्यान में आ रहा होगा जो आपका इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर इनका ग्लोबल कौन कौन सी कंट्री में ये पाई जाती हैं, तो चाइना में, थाईलैंड में, लाओस में, वियतनाम में, बर्मा में, मालयान पेनिनसुला, सुमात्रा एंड जावा, यहाँ पर इन कंट्रीज़ में देखने को मिलती हैं, ठीक है। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट में ये पाई जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं वो नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, इन एरियाज़ में ये देखने को मिलती है। इनके अगर हम कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में आती है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ पता हो या ना पता हो, इस स्क्वायरल के बारे में ये तो पता होना चाहिए कि ये नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में आती है। साइट के अपेंडिक्स 2 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली स्टडी करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर क्रॉप से रिलेटेड। रिसेंटली आपको पता होगा पूरी कंट्री में फार्मर प्रोटेस्ट अभी भी जारी हैं, ठीक है। फार्मर मांग कर रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कंपलसरी बनाया जाए और जो एक्ट्स रिसेंटली पास किए गए हैं उन एक्ट्स में मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ऐड किया जाए। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक आइडिया हम ले लेते हैं। देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आपने क्या किया है, वीट की क्रॉप की कल्टीवेशन किया है, ऑलराइट। वीट आपने प्रोड्यूस किया, 100 kg आपका वीट निकला, ऑलराइट। इसको आप 100 kg जो वीट निकला है इसमें आपकी जो लागत लगी है वो फॉर एग्जांपल मान लीजिए
₹100 लगी है, ठीक ना। 1 किलो वीट को पैदा करने के लिए आपका ₹1 खर्च हुआ है, तो टोटल 100 kg वीट को पैदा करने के लिए आपके ₹100 लगे हैं। अब आप इसको मार्केट में बेचने जाते हो तो अकॉर्डिंग टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर की डिमांड है कि 1.5 इनको रिटर्न मिलना चाहिए, यानी कि ₹100 आपने इन्वेस्ट किया है ग्रो करने के लिए वीट को, तो आपको इसके रिटर्न में ₹150 मिलने चाहिए, यानी कि ₹50 का आपका बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एक प्राइस फिक्स कर दी जाती है क्रॉप्स के लिए, कितनी जितनी उनके ऊपर लागत आ रही है, जितना उन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसके 1.5 गुना, यानी कि 1.5 टाइम्स आपको उसका रिटर्न मिलेगा। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है। ऑलराइट, ठीक है। ये 1.5 जो है ये कब तय किया गया था? तो ये यूनियन बजट फॉर 2018-19 के जो यूनियन बजट था उसमें ये बताया गया था, ये बात बताई गई थी, ठीक है। इसके बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिक्लेयर कौन करता है? डिसाइड करने का काम होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइजेस। ये बॉडी होती है, कमीशन होती है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस कमीशन को चेयर किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये आपको बताना है इसमें से कौन इनको चेयर करता है। उसके साथ ही साथ ये जो और कमीशन होती है वो डिसाइड करती है कि कितनी एमएसपी किस क्रॉप के लिए दी जानी चाहिए। टोटल जो है 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी डिसाइड की जाती है और एडिशनल शुगर केन के लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइजेस को डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। ऑलराइट, जो CACP जो होती है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आती है। इसको 1965 में सेटअप किया गया था और इसकी जो रिकमेंडेशन होती हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उन क्रॉप्स के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए 7 सीरियल क्रॉप्स होती हैं जिनके ऊपर एमएसपी डिक्लेयर की जाती है, 5 पल्सेस होती हैं, ऑयल सीड्स होते हैं टोटल 8, कॉटन की 2 क्रॉप्स होती हैं आपकी, रॉ कॉटन एंड कोपरा, ठीक है ना, डिहस्क कॉटन जो होता है, और शुगर केन पर डिक्लेयर की जाती है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि म्युनिसिपल बॉन्ड से रिलेटेड। क्या कंटेस्ट है? रिसेंटली लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 200 करोड़ वर्थ का म्युनिसिपल बॉन्ड रिसेंटली लिस्ट किया है, कहां पर? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है ना। तो इसी के साथ लखनऊ जो है वो 9th सिटी बन गया है जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड के थ्रू मनी को रेस किया है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया ये काम? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है ना। इस मिनिस्ट्री ने इनिशिएटिव चालू किया था मिशन अमृत का। इस मिशन अमृत के अंदर लखनऊ ने ये बॉन्ड इशू किया है। चलिए थोड़ा सा म्युनिसिपल बॉन्ड के बारे में समझ लेते हैं, क्या होते हैं म्युनिसिपल बॉन्ड्स। म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो मेन मकसद होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, इनका मेन मकसद होता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। यानी कि जो सिटी है, फॉर एग्जांपल दिल्ली में, यहाँ पर लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ऑलराइट, LMC, लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इस अथॉरिटी का क्या काम है? इस अथॉरिटी का काम है कि मुझे रोड कंस्ट्रक्ट करना है, पूरे लखनऊ सिटी में रोड का कंस्ट्रक्शन करना है। इसके लिए इनके पास मनी नहीं है, पैसे नहीं है हाल फिलहाल में, लेकिन इनको पता है कि अगर ये रोड क्या हो जाएगी, फंक्शनल हो जाएगी, यहाँ से लोगों का आना जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो धीरे धीरे करके इसके आसपास क्या होगा, कॉलोनीज वगैरह डेवलप हो सकती हैं, छोटी मोटी दुकानें वगैरह लग जाएंगी, क्या होगा, ढाबे वगैरह स्टैब्लिश हो जाएंगे, रेस्टोरेंट्स वगैरह, पेट्रोल पंप वगैरह यहाँ पर लग जाएंगे। तो उससे क्या होगा, म्यूनिसिपैलिटीज को और बेनिफिट होगा, टैक्स मिलेगा, ठीक है ना, उनका जो टैक्स कलेक्शन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ये बात उन्हें पता है, लेकिन उनको ये भी पता है कि अभी उनके पास इतना पैसा है नहीं कि ये रोड का कंस्ट्रक्शन कर सकें। तो क्या करेंगी म्यूनिसिपैलिटीज? ये इशू करेंगी म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को। एक प्रकार का डेट सिक्योरिटी होता है ये, ठीक है ना। जिस प्रकार से आप लोन लेते हैं उसी प्रकार से म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को इशू किया जाता है। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इशू करेंगी, जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड होगा इन बॉन्ड्स को परचेज करने में, वो जाकर इन बॉन्ड्स पर इन्वेस्ट कर सकता है, इन बॉन्ड्स को परचेज कर सकता है। जब इन बॉन्ड्स का टेन्योर पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो उस व्यक्ति को जितना भी उसने इन्वेस्टमेंट दिया था, फॉर एग्जांपल 100 रुपए का बॉन्ड उसने परचेज किया था, तो ये 100 रुपए प्लस उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो व्यक्ति को भी बेनिफिट हो जाएगा, उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये होती हैं आपकी म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, ऑलराइट।
अब इनका बेनिफिट क्या है अदर बॉन्ड्स के ऊपर? बहुत सारी मार्केट में बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, आप म्यूनिसिपल बॉन्ड्स ही क्यों परचेस करें? ठीक है, आप कहीं और भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसको एग्जेम्पशन मिला हुआ है फेडरल टैक्सेस से, यानी कि जो भी इंटरेस्ट आपको इसके ऊपर मिलेगा उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, हाई रिटर्न मिलेगा और म्यूनिसिपल बॉन्ड है यानी कि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी ली है, तो आपको जो रिटर्न है वो फिक्स्ड है, आपका रिटर्न कहीं भागकर नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड की कि इसकी शुरुआत इंडिया में कैसे हुई। देखिए, एक जो लैंडमार्क जजमेंट आया था इंडिया में वो था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आया था 1992 में। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया था, म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि लोकल बॉडीज को पावर दी गई थी, डिसेंट्रलाइजेशन की एक्टिविटी इंडिया में की गई थी। ठीक है ना, उसी के बाद से म्यूनिसिपैलिटीज को धीरे धीरे करके पावर देने लगे, उनका खुद का बजट वगैरह भी वो बनाने लगी, और 1997 में चल के फर्स्ट टाइम इंडिया में म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को इशू किया गया। ठीक है, लेकिन ये जो बॉन्ड्स वगैरह इशू की जा रही थी कब से कब तक, 1997 से लेकर 2010 तक बहुत ज़्यादा फंड रेस करने में ये समर्थ नहीं थी। ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट बिग सिटीज़ की कॉरपोरेशंस हैं, फॉर एग्जांपल बेंगलुरु, अहमदाबाद, नासिक, इन सिटीज़ ने शुरुआत की बट उतना ज़्यादा ये फंड रेज नहीं कर पाए। टोटल 13 साल के टाइम पीरियड में 1400 करोड़ रुपीज़ ही ये रेज कर पाए। ठीक है, इसके पीछे कुछ रीजंस भी थे कि क्यों मनी जो है रेज नहीं हुआ, क्यों लोगों ने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी नहीं समझा। सबसे पहले तो पुअर इन्वेस्टर्स रिस्पॉन्स, इन्वेस्टर्स का जो रिस्पॉन्स था वो पुअर रहा। किस वजह से, नॉट ट्रेडेबल, यानी कि आपने अगर एक बार इस बॉन्ड को खरीद लिया तो आपको अगर आप अर्जेंट मनी की ज़रूरत है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपये की बॉन्ड खरीद तो ली, लेकिन कल को चल के मुझे 100 रुपये की वापस ज़रूरत पड़ गई, तो अब मैं इन 100 रुपये, ये जो बॉन्ड मैंने परचेज की है वो किसी और व्यक्ति को बेच नहीं सकता, मेरे नाम पे इशू हुई है तो ये बॉन्ड मेरे पास ही रहेगी। ठीक है, मैं इस किसी और व्यक्ति को उसको बेच नहीं पाऊंगा, ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, तो लोग इसलिए भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। प्लस कोई भी रेगुलरिटी चेकअप जो था, इसके कोई क्लैरिटी नहीं थी कि कौन सी बॉडी जो है इसको रेगुलेट कर रही है। ठीक है, फिर आगे चल के क्या हुआ, 2015 के अराउंड सेबी ने जो है इसको ओवरटेक किया, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के ऊपर रेगुलेटरी रूल्स वगैरह लेके आई, और जो ट्रेडेबल नहीं थी ये बॉन्ड्स उसको ट्रेडेबल बनाया गया। ठीक है, इस प्रकार से म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की टोटल जर्नी रही है। इसके बेनिफिट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी है। अब म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, व्यक्ति को टैक्स बेनिफिट मिलता है, ऑलराइट, आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, मिनिमम रिस्क है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जा रही हैं तो इन सिक्योरिटीज़ का मिनिमम रिस्क है, आपको रिटर्न्स मिलेगा ही। इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम बात कर रहे हैं दिल्ली की। ठीक है, दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, दिल्ली की जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही हैं। अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, उनकी जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है वो अच्छे से जनरेट नहीं हो रही है, तो जो इन्वेस्टर होंगे वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि यार ये म्यूनिसिपैलिटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही, काम दाम कुछ करते नहीं, करप्शन वगैरह फैला रखा है इन लोगों ने। ठीक है ना, रोड का कंस्ट्रक्शन है, 10 सालों से रोड का कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो पाया इन लोगों से, तो हम इनकी बॉन्ड क्यों परचेस करें। ठीक है ना, पहला चैलेंज तो ये है। दूसरा है ऑथेंटिक फाइनेंशियल डाटा अवेलेबल ही नहीं है। जो लोकल अथॉरिटीज़ होती है उनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं। कहने को तो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, लेकिन उतने ज़्यादा रिसोर्सेज लोकल बॉडीज़ के पास नहीं होते हैं, तो कोई डाटा वगैरह को रिकॉर्ड करके नहीं रखा जाता है। ठीक है ना, फिर कुछ अदर इश्यूज भी हैं, लो अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है ना, ऑटोनॉमी ऑफ सिटी एजेंसीज फॉलोड बाय लैक ऑफ इनेबलिंग इन्वायरमेंट। ठीक है ना, उतना अच्छा इन्वायरमेंट भी नहीं है लोकल बॉडीज़ के पास, उतनी ज़्यादा क्लियर पावर भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि साइक्लोन बुरेवी से रिलेटेड। कुछ ही दिनों पहले हमने एक और साइक्लोन के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम था साइक्लोन निवार, जिसने कहां पर पुडुचेरी कोस्ट को हिट किया था। ठीक है, एक काम कीजिएगा, आप एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिएगा, उस लिस्ट में आपका क्या काम रहेगा, 2020 में जितने भी साइक्लोन इंडिया में आए हैं उनकी लिस्ट रहनी चाहिए आपके पास, और उन्होंने इंडिया के कौन से एरिया पर हिट किया है, ईस्टर्न साइड वो आए हैं या फिर वेस्टर्न साइड उन्होंने हिट किया। ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुए थे, वहां पर हिट किया था, या अरेबियन सी में हिट किया था। ये लिस्ट आप बना लीजिएगा, ऑलराइट, क्योंकि हम अब एकदम एंड में आ चुके हैं 2020 के। चलिए स्टार्ट करते हैं, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, साइक्लोन बुरेवी के बारे में डिस्कस करते हैं। साइक्लोन बुरेवी जो है
वो रिसेंटली कहाँ पर हिट करेगा, साउथ इंडिया में हिट करेगा, ठीक ना। ऑलराइट, अभी रिसेंटली ये श्रीलंका में है और श्रीलंका के कुछ एरियाज में इसने अपना इम्पैक्ट डाला है। चलिए, इसका जो नाम है बुरेवी वो किसके द्वारा दिया गया है, तो मालदीव्स ने इसका नाम दिया है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है निवार का नाम किसने दिया था, बता दीजिएगा ये नाम, ठीक है। साइक्लोन बुरेवी वुड नॉट स्ट्रेंथन बियॉन्ड द इंटेंसिटी ऑफ अ साइक्लोनिक स्टॉर्म बिकॉज ऑफ अपवेलिंग कॉज्ड बाय निवार। यानी कि जो साइक्लोन बुरेवी है वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले निवार ने हिट किया है, ऑलराइट। तो अब उसके दोबारा लगातार दूसरा जो साइक्लोन आया ये उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहेगा, ठीक है। अपवेलिंग क्या की गई थी निवार के द्वारा, यानी अपवेलिंग का मतलब होता है नीचे का जो कूल वाटर होता है, ओशन के ऊपर जो होता है वार्म वाटर होता है, नीचे होता है आपका कूलर वाटर, ठीक है ना। आपको ये बात पता होगी, अगर साइक्लोन को पावरफुल होना है तो वार्म वाटर की आवश्यकता है, ऑलराइट। निवार आया तब क्या था, ऊपर का जो साइक्लोन हमारा जो ओशन वाटर था वो काफ़ी ज़्यादा हॉट था, वार्म था, ऑलराइट। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही निवार ने हिट किया, इसने क्या किया, इस वार्म वाटर को अपने साथ ले गया और अपवेलिंग कर दी। ये कूलर जो वाटर था ये अपर सरफेस पर आ गया। इसके कारण क्या हुआ, अब ये जो साइक्लोन जनरेट हुआ है बुरेवी, उसको उतनी ज़्यादा पावर नहीं मिल पाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिक्स वाले रीजन में जनरेट होते हैं। इनके जनरेट होने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इनका जो जहाँ पर ये जनरेट हो रहे हैं वहाँ पर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाइड इंसुलेशन मिलना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा लो प्रेशर जनरेट होगा। लो प्रेशर ही क्या करते हैं, साइक्लोन्स को जनरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर साइक्लोन को जनरेट होना है तो कोरियोलिसिस फोर्स होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है ना। इसीलिए आपको इक्वेटर पर कोई भी साइक्लोन देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पर जो कोरियोलिसिस फोर्स होता है वो 0 होता है, ऑलराइट। उसके साथ साथ क्या अदर कंडीशन है साइक्लोन के जनरेशन के लिए, स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड। जो वर्टिकल विंड्स हैं, हीट गर्म, कोई भी ओशन सरफेस है वो गर्म होगा, वार्म होगा, तो क्या होगी, जो गर्म हवाएं हैं, जो आपकी वार्मर विंड्स हैं, वो राइज करेंगी और ऊपर मूव करेंगी, ठीक है। ये क्या होती है, ये वर्टिकल डायरेक्शन और विंड का मूवमेंट होता है। तो इसमें वेरिएशन देखने को मिलना चाहिए। और प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर, जैसा कि मैंने आपको बताया, जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा लो प्रेशर वहाँ पर जनरेट होगा। इसके कारण क्या होगा, ये साइक्लोन वहाँ पर आता है, ठीक है। बीच वाला जो इंटेंसिफाइड लो प्रेशर का एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको आई बोलते हैं। ये जो आई होता है ये कंपेरेटिवली क्या होता है, काम रीजन होता है, ठीक है। अगर आप साइक्लोन के बीच में जाके खड़े हो जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि कोई साइक्लोन है। ये नॉर्मली जो एरिया होता है, ठीक है ना, साइक्लोन इस प्रकार से आता है कुछ, तो ये जो बीच वाला सेंटर वाला एरिया होता है ये काफ़ी काम एरिया होता है, ऑलराइट, ठीक है। साइक्लोन्स के अलग अलग नाम है। अगर ट्रॉपिक्स वाले रीजन में आ रहे तो हम इन्हें साइक्लोन्स बोलते हैं, ठीक है ना। साउथ ईस्ट एशिया यानी कि जापान साइड आते हैं तो हम इन्हें टाइफून बोलते हैं। अमेरिका साइड, यूएसए साइड आते हैं तो हरिकेन्स इनको बोला जाता है, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया के आसपास ये जनरेट हो रहे हैं तो इन्हें हम विलीविलीज बोलते हैं, ऑलराइट। ये अलग अलग इनके नाम होते हैं इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनके रोटेशन को भी देख लेते हैं। ये काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिकॉज ऑफ कोरियोलिसिस फोर्स, और क्लॉकवाइज ये मूव करते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ कोरियोलिसिस फोर्स। सो गाइस, ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट